Bark 20 series smartphones. आपने लिखा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण हुआ है। The point is not to investigate, the point is to arrest. किसी तरह से गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके अंदर करो, अंदर करके नेता का मनोबल तोड़ो, पार्टी तोड़ो, सरकार तोड़ो, ये खेल है। जब यूपीए की सरकार थी तब सीबीआई को लेकर कहा जाता था तोता मैना, क्या नहीं कहा गया? गड़बड़ होती थी, कांग्रेस के जमाने में थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी रोज प्रोटेस्ट कर रही है कि पद से इस्तीफा दो। दो चीज़ अनुराधा जी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, मैं मानता हूँ इससे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आप करप्शन करें, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के साथ आप खड़े होने के लिए तैयार हैं क्या? पार्टी फिर से अगर ज्वाइन करने का मौका मिले आप जाना चाहेंगे क्या? मैं चाहता हूँ आप एक संभावना पे विचार करें। मैं सवाल सीधा पूछती हूँ कि चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भविष्य बनाने की पूरी कोशिश में हूँ और हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, भारत जोड़ो अभियान हमने बनाया। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में आज की तारीख में उतनी मजबूती है कि मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दे? करना चाहिए, राहुल गांधी को भी कहना चाहिए कि मैं पार्टी मेरी 350 सीट लाएगी, जितनी सीटें वो लड़ रहे हैं उन्हें भी कहना चाहिए, वो सबका काम है। 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए। ये 400 का नहीं है, 420 का खेल है और कुछ नहीं। इतना तो तय है कि भारत के इतिहास में सबसे अनफेयर इलेक्शन होने वाला है। सारी दुनिया जानती है क्या होता है पुतिन के चुनाव में, और हम पुतिन की दिशा में बढ़ रहे हैं इस वक्त। अगर अरविंद केजरीवाल को कभी इस्तीफा देना पड़ा तो आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम पद पर आना चाहिए? दिल्ली अफवाहों का शहर है और दिल्ली में अपना दिमाग ठीक रखने के लिए अफवाहों के प्रति कान बंद करके रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश में इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 फेज में लोकसभा का चुनाव होगा। 4 जून वो दिन है जब नतीजे सामने आएंगे। एक तरफ चुनावों की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई और ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं। खासकर अगर बात विपक्ष के नेताओं की करें और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई की करें। देश में सियासी मौसम पर और चुनावों पर, साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं योगेंद्र यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। योगेंद्र यादव जी, आपके इंट्रोडक्शन में मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक नेता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के, स्वराज इंडिया के फाउंडर हैं, पॉलिटिकली एक्टिविस्ट भी हैं, और आपने अपने ट्विटर पर बायो में लिखा है कि पहले भविष्य बताता था, आजकल बनाने की कोशिश में हूँ। जी, शुरुआत में करूंगी, इस वक्त जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं देश भर में, चुनावों की तैयारियां चल रही हैं तमाम राजनीतिक दलों की, लेकिन एक राजनीतिक दल इस वक्त देश में ऐसा है जो सड़कों पर है। उस दल का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसके साथ आप रहे हैं। आपका पुराना रिश्ता रहा है, रिश्तों में बहुत खटास आई, लेकिन अब आपके जो बयान आ रहे हैं, खासकर मैं आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद के बयानों की बात कर रही हूँ। आपने लिखा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण हुआ है। आपकी विचार इस पूरे मामले को लेकर और किस तरीके से आप देख रहे हैं सब कुछ? पहली बात तो थोड़ा संशोधन कर दूं अनुराधा जी, ये केवल कोई आज की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी में हम रहे, बिल्कुल आपने ठीक बताया। 2015 में हमें निष्कासित कर दिया गया पार्टी विरोधी गतिविधि के बावजूद, लेकिन हमने तय किया था कि इसका मतलब नहीं कि अब सारा टाइम बैठ के खुंदक निकालें। तो आज ही नहीं, जब भी एलजी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ गलत काम किए हैं, हमने तब भी उसका विरोध किया है। जब आम आदमी पार्टी ने गलत नीतियाँ निकाली हैं, तब भी उसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत में शराब वाली नीति थी, हमने तब उसका विरोध किया था। तो जो सच होता है उसके पक्ष में बोलते हैं, गलत होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। और इस वक्त जो हो रहा है दिल्ली में, तो बिल्कुल जग जाहिर है हो क्या रहा है। तो ड्रामा है, तमाशा है, काय का चुनाव है। चुनाव के नाम पे ये तो पूरे देश के साथ मजाक है। क्या खबर आ रही है? आज की खबर देखिए। खबर ये है, यहाँ जहाँ हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके 500 मीटर दूर ईडी का छापा पड़ रहा है। किस पे? वो व्यक्ति जो कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था। दूसरी खबर, कविता जी हैं, कविता बीआरएस की लीडर, उनका रिमांड बढ़ा दिया गया। तीसरी खबर, अरविंद केजरीवाल का ईडी का रिमांड अगर खत्म हो गया
तो सीबीआई तैयार खड़ी है उनको लेने के लिए। चौथी खबर, दिल्ली के अंदर सीपीआर नामक एक संस्था थी जिसके अध्यक्ष को, जो कि रिसर्च करती थी, उसके अध्यक्ष को हटा दिया गया क्योंकि उनकी एफसीआरए अकाउंट कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को उनके काम पसंद नहीं थे। पांचवी खबर, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज ही नहीं हुए हैं, अब उन पे 500 रुपया और 500 करोड़ रुपए की और पेनल्टी की तैयारी चल रही है। ये चुनाव है कि मजाक है? ये भारत की खबरें हैं कि रूस से आ रही हैं? रूस में इस तरह के चुनाव हुआ करते हैं। तो ये जो हो रहा है, ऐसे में यदि कोई लोकतंत्र को चाहने वाला कहे कि नहीं गलत तो हो रहा है लेकिन मेरी ना पुरानी खुंदक है, उससे तो निकृष्ट बात क्या होगी। ये समय अपनी खुंदकें निकालने का नहीं है, ये समय देश के लिए सच बोलने और सही वक्त पे सही बात कहने का है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, ये लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण है? क्योंकि मामला जो है वो काफ़ी गंभीर है। ईडी कोर्ट में, राउज एवेन्यू की पीएमएलए कोर्ट में कहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो कथित शराब घोटाला हुआ उसके सरगना है। आज प्रश्न क्या है? आज प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमेशा ये जानना चाहिए कि किस वक्त कौन सा प्रश्न प्रासंगिक है। सबसे पहले है, आप महिला हैं, आप बताइए, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत काम हो, आप वहाँ पहुँचें और लोग कहें कि ये ना पड़ोसियों से झगड़ा किया करती थी और इसके कपड़े ना ठीक नहीं थे, आप क्या कहेंगी? बकवास बंद करो। इस वक्त सवाल ये है, इस महिला के साथ क्या हुआ है, और इस मोहल्ले में 4 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। सही सवाल पे फोकस करो, आएँ बाएँ बातें ना करो। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के बारे में आज सवाल क्या है? आज सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पे टिकी कि ना टिकी। सवाल है, इसका जवाब जनता देगी। आज का सवाल ये नहीं है, जनता जनार्दन देगी। सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ प्रशांत भूषण के साथ क्या किया, वो जाने, उनकी आत्मा जाने, वो आज का सवाल नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि ये जो लिकर पॉलिसी सही थी कि गलत थी। कोर्ट इसका जवाब देगा, सबूत के आधार पे देगा, बिल्कुल देने दीजिए। मैं बिल्कुल किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा। आज की तारीख में मान लीजिए कि लिकर पॉलिसी गलत थी, मान लीजिए कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, अब बताइए, क्या ऐसे में मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार करना अनिवार्य था क्या? प्रश्न ये नहीं है कि सीबीआई या ईडी को कानूनी पावर है कि नहीं, पावर तो है ही तभी अरेस्ट किया है। सवाल है कि उस पावर को आज एक्सरसाइज करना जरूरी था क्या? क्या ये मर्यादा के अनुरूप था? क्या ये कानून का पालन करने के लिए जरूरी था? जहाँ तक मैं कानून जानता हूँ, मैं तो कोई वकील नहीं हूँ, किसी को गिरफ्तार करने के, जांच के दौरान किसी को गिरफ्तार करने के केवल 2 कारण होते हैं। पहला कि भाई गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भाग जाएगा। अरविंद केजरीवाल भाग जाएंगे क्या? मनीष सिसोदिया भाग जाएंगे? संजय सिंह भाग जाएंगे पार्लियामेंट को छोड़ के? दूसरा कारण होता है कि ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर इनको छोड़ दिया तो जांच ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब आप बताइए, केस में 2 साल से जांच चल रही है, 2 साल से अरविंद केजरीवाल अपने बेडरूम के अंदर एविडेंस लेके बैठे थे कि आईईडी में, तो मान लीजिए करप्शन हुआ है, तो क्या वो एविडेंस लेके अपने बेडरूम में बैठे हुए थे क्या कि ईडी आएगी, मुझे अरेस्ट कर लेगी तो एविडेंस उसके हाथ में आ जाएगा, नहीं तो एविडेंस यहाँ पड़ा रहेगा? मैंने क्या बच्चों की बात कर रहे हैं? जाहिर है पर्पस इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना नहीं था। ये कहते हैं समन गए थे, बिल्कुल आपने 9 समन दिए। अगर कोई व्यक्ति समन स्वीकार नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। कोर्ट में जाइए, कार्रवाई करवा दीजिए उस व्यक्ति के खिलाफ। कोर्ट आपको आदेश देगा कि जाओ पकड़ के लाओ, इसकी इंटेरोगेशन करो। आप कोर्ट का आदेश लेके पहुंच जाइए कि साहब कोर्ट ने हमें आदेश दिया है। और दूसरा मुझे बताइए, अगर ये इंक्वायरी आज ना हो कि जून के महीने में हो जाती, पहाड़ टूट पड़ता क्या? आसमान फट जाता? इंक्वायरी नहीं होती? सच नहीं, जब 2 साल से आपने इंटेरोगेट नहीं किया, 2 महीने में क्या धरती फट जाती? आप, हम सब जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानती हैं, दिल्ली का बच्चा जानता है क्यों हो रहा है। द पॉइंट इज नॉट टू इन्वेस्टिगेट, द पॉइंट इज टू अरेस्ट। किसी तरह से गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके अंदर करो, अंदर करके नेता का मनोबल तोड़ो, पार्टी तोड़ो,
सरकार तोड़ो, ये खेल है। और ऐसे में ऐसे खेल का समर्थन कैसे किया जा सकता है? ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार हुआ होगा लिकर पॉलिसी में, मान लीजिए हो, अभी तर्क के लिए बिल्कुल मैं शक करना ही नहीं चाहता, किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहता, लेकिन उस भ्रष्टाचार से तो 100 गुना बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि आप चुनाव से ठीक पहले, आप बताइए मैच हो रहा है, मैच से 2 घंटा पहले आप रेफरी बदल देते हैं, एक नहीं 2-2 नए रेफरी अपॉइंट कर देते हैं, आप मैच से पहले नियम बदल देते हैं, आप मैच से पहले सामने वाली टीम का राशन बंद कर देते हैं, कांग्रेस का अकाउंट बंद कर दिया, और उनके कैप्टन को पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो मैच करो। अब इससे बड़ा मजाक क्या होगा? ये चीरहरण नहीं है तो क्या है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर आपत्ति है दरअसल। टाइमिंग और गिरफ्तारी दोनों को लेके। गिरफ्तारी क्यों? इन्वेस्टिगेशन कीजिए, गिरफ्तारी के कारण क्या है, कोई मुझे बताए। गिरफ्तारी, क्योंकि ये तो बिल्कुल पता नहीं, हमारे देश का मुहावरा सा बन गया, ये बंदा है गिरफ्तार करो, और एक ज़माने में अरविंद जी ने भी इन मुहावरों का इस्तेमाल किया था। ये तो कोई सही मुहावरे नहीं है। संजय सिंह गिरफ्तार क्यों है? मनीष सिसोदिया 13 महीने से गिरफ्तार क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, इस देश का कानून है कि जब तक आपके खिलाफ कोई मुकदमा साबित नहीं हो जाता तब तक आप जेल में नहीं रहेंगे। जेल में आपको एक असाधारण परिस्थिति में रखा जाएगा, अगर शक है कि आप भग जाएंगे, ये सब होगा तो क्यों है गिरफ्तार? तो गिरफ्तारी पर भी मुझे ऐतराज है, और टाइमिंग तो बिल्कुल खुला संदेहास्पद है, उसमें क्या दो राय हो सकती है? लेकिन फिर बार बार बीजेपी के अगर नेताओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये कहा जाता है कि चुनावों के वक्त कार्रवाई हो रही है। अब अरेस्ट कर लिया तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव है, अगले साल अरेस्ट करते तो कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिनको पद पर रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद लगातार हम सड़कों पर दिल्ली की देख रहे हैं कि बीजेपी रोज प्रोटेस्ट कर रही है कि पद से इस्तीफा दो। दो चीज़ अनुराधा जी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, मैं मानता हूँ इससे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आप करप्शन करें, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जयललिता पे हुई, हमने कहा बहुत अच्छी हुई थी, जिस पे भी हो, है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग, अरविंद केजरीवाल और हम जैसे लोग तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आए हैं। दूसरे पे एक जांच हो तो हमारे खिलाफ तो 2 जांच होनी चाहिए, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 2 चीज़ कहता हूँ, एक तो ये कि ये जांच जो हो रही है, क्या इस तरह के आरोप वाले तमाम लोगों पे जांच हो रही है? अब अरविंद केजरीवाल पे आरोप क्या है? आरोप ये है कि लिकर पॉलिसी में घोटाला था, और एक गवाह का बयान है, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ नहीं, एक गवाह का बयान है कि हाँ मेरी खुद अरविंद केजरीवाल से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हाँ तुम इस पॉलिसी में, उन्होंने इशारा किया कि मैं पैसा दूँ। वो गवाह कौन है? उस गवाह ने, वो गवाह पहले आरोपी था, फिर उसको वायदा माफ गवाह बनाया गया। वायदा माफ गवाह बनाने से पहले उसने क्या किया था? 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। बिजनेस की भाषा में कहूं तो 5 करोड़ का बयाना दिया था कि कर दूंगा, वायदा माफ बन जाऊंगा, तुम देखना, 5 करोड़ ये लो। फिर 5 करोड़ लिया, वायदा माफ गवाह बने, और फिर जो थाने में हुआ, रोज इस देश के थाने में होता है, पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि अच्छा चलो अब ये वाला बयान लिखो, अच्छा उसका नाम लिखो, ये आदमी बड़ा तंग कर रहा है, जरा इसका नाम तो लिखो। तो फिर उसने बयान दे दिया। उसके बाद डील प्रॉपर सेटल हुई, 45 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड फिर खरीदा उन्होंने। किसको गए दोनों इलेक्टोरल बॉन्ड? अब हमें पता है, बीजेपी को गए। ये डील नहीं है तो क्या है? ऐसे गवाह का क्या महत्व है? आप बताइए। अब तो पूरी बात पता है, अब तो ईडी को पता लग गया था, पता नहीं पहले अगर पता नहीं था तो। पहली बात तो कि ऐसे गवाह के बयान का क्या महत्व है। दूसरा, मान लीजिए आपके पास गवाह है, तो आप आचार संहिता लागू हो गई है। अब कोई ऐसा नहीं कि 5 साल लगातार चुनाव चलते रहते हैं। अरे भैया, आचार संहिता लागू हो चुकी है, कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। अगर ये चुनाव का समय नहीं है तो कौन सा चुनाव का समय होता है? और आप अगर एक एक करके करें, मान लीजिए आप ये हर व्यक्ति पे कर रहे होते, आप कहते हैं मैं ईडी हूं, मुझे ना चुनाव दिखता है, ना कुछ दिखता है, ना मुझे पार्टी दिखती है, जो व्यक्ति करेगा भाई मैं तो उसको अंदर करूंगा। फिर मैं ईडी को एक लिस्ट देना चाहूंगा। एक सज्जन है जिनका नाम है अजीत पवार। अजीत पवार जी के बारे में कुछ बहुत सुंदर आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, दस्तावेज भी दिए गए थे। वो ईडी के चक्कर में नहीं है ना आजकल, है ना, वो कहाँ गए?
अच्छा, ये कहते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर के बारे में एक गवाह ने बयान दिया है, गिरफ्तार करो। एक और चीफ मिनिस्टर हुआ करता था जिसके बारे में एक डायरी में लिख के मिला था कि उसके बंगले पर कितने बज के कितने मिनट पे किस व्यक्ति ने कितने करोड़ रुपए पहुंचाए थे। नाम आप जानती हैं उस चीफ मिनिस्टर का? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नाम था आदरणीय नरेंद्र मोदी। कोई कार्रवाई हुई है ना? अगर इस शक के आधार पे सजा मिल जाए वो एक अलग बात है। अगर आपको शक के आधार पे करना है तो ये जो सैकड़ों लोग दूसरी पार्टियों से बीजेपी में गए हैं, रोज खबर आती है, रोज उनके खिलाफ मामले रहते हैं, उनके बारे में कुछ क्यों नहीं होता? आज सुबह 9 बजे शिवसेना अपना बंबई का सेंट्रल का उम्मीदवार डिसाइड करती है, शिवसेना उद्धव ठाकरे। 10 बजे उसको ईडी का नोटिस आ जाता है। अब ये मजाक नहीं हो रहा तो क्या है? कैसे सीधा मुंह लेके आप और मैं इस पे बात कर सकते हैं? या तो हंस सकते हैं या रो सकते हैं, और क्या करें इसके बारे में? लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ईडी क्या निष्पक्ष है, लेकिन ये आरोप जब यूपीए की सरकार थी तब सीबीआई को लेकर कहा जाता था, तोता मैना, क्या नहीं कहा गया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एजेंसीज का इस्तेमाल सरकारों द्वारा करना पहली बात नहीं है। फर्क सिर्फ ये था कि पहले ज़माने में आटे में नमक होता था, अब नमक में आटा मिलाया जा रहा है। फ़र्क यही है। गड़बड़ होती थी, कांग्रेस के ज़माने में थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीबीआई थोड़ा सा विपक्ष के खिलाफ झुकी रहती थी, कभी कभार कांग्रेस वालों के प्रति आंख बंद भी कर देती थी, उनके भी मुकदमे होते थे। अब आप बताइए, 95% मुकदमे ऑपोजिशन के बारे में है ना? और ये तो आटे नमक वाला फ़र्क है ना, वो फ़र्क कर दिया है। और अब तो इन्होंने कोई मर्यादा ही ख़त्म कर दी है, बिल्कुल कुछ नाम के लिए भी मर्यादा नहीं बची है। और ये वॉशिंग मशीन जो है, इसको चलाने वाले ऑपरेटर कौन है? वॉशिंग मशीन एक मायने में सही मुहावरा भी है, गलत भी है। गलत इसलिए है कि लगता है कि कोई मशीन है अपने आप धुलाई कर रही है। ये ऑटोमेटिक धुलाई नहीं, इसके अंदर कोई है जो कपड़ों को उठा के इसके अंदर डालता है, फिर कोई सीबीआई वाला है जो बटन दबाता है, फिर कोई ईडी वाला है जो कि निकाल के ले जाता है। ये सब जो ये देश में जो इस वक्त हो रहा है, इसके बारे में अगर सच हम नहीं बताएंगे तो फिर क्या हमारी आत्मा क्या है, सार्वजनिक जीवन में खड़े होने का महत्व क्या है, इन बारों की बात में बोलना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, आजकल जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब से एक खबर बहुत चर्चा में है। वो खबर ये है कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर किसी परिस्थिति में इस्तीफा देंगे तो सीएम की कुर्सी सुनीता केजरीवाल संभालेंगी। आप विपक्ष में रहे हैं, आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि किस तरह की उनकी सोच रहती है, क्या वो डिसीजंस ले सकते हैं। आज क्योंकि वो रिमांड में है, कस्टडी में है, और 28 तारीख को उनकी कस्टडी ईडी की खत्म हो रही है, लेकिन आप भी जानते हैं और कहीं ना कहीं हमें समझ में भी आता है, जिस तरीके से हमने मनीष सिसोदिया का देखा या संजय सिंह का देखा कि कस्टडी आगे बढ़ भी सकती है, सीबीआई भी कस्टडी ले सकती है। ऐसी परिस्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल को कभी इस्तीफा देना पड़ा तो आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम पद पर आना चाहिए? आपके लंबे सवाल का छोटा उत्तर दे दूं। हाइपोथेटिकल सवाल का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली अफवाहों का शहर है और दिल्ली में अपना दिमाग ठीक रखने के लिए अफवाहों के प्रति कान बंद करके रखना चाहिए। अफवाहों से मैं बच के चलता हूँ, आप भी बचा के। चलिए ठीक है। आप और प्रशांत भूषण जी दोनों की को लेकर पार्टी में बहुत कुछ हुआ था 2015 में, हम सबको याद है। पीएसी से आपने इस्तीफा भी दिया, उसके बाद पार्टी से भी दूर हो गए। आज जब अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में है, दिखाई दे रहा है संकट में है, वो उनकी पार्टी के बड़े नेता इस वक्त जेल में है, अरविंद केजरीवाल खुद रिमांड में है, तब आप प्रशांत भूषण, आशुतोष, उन आप सबके जो बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप खड़े हैं। क्या आज के दौर में इन परिस्थितियों को देखकर आप, योगेंद्र यादव जी, अपने पिछले तमाम जो खट्टे मीठे अनुभव रहे उनको भुलाकर अरविंद केजरीवाल के साथ आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या पार्टी फिर से अगर ज्वाइन करने का मौका मिले आप जाना चाहेंगे क्या? मैं चाहता हूँ आप एक संभावना पे विचार करें।
हो सकता है उस संभावना पे आजकल हमने सोचना बंद कर दिया हो सकता है वो चीज़ इतनी अटपटी लगती हो कि हमें लगता हो कि दुनिया में तो ऐसी चीज़ों पे विचार ही नहीं करना चाहिए। पर एक क्षण के लिए आप खुले दिमाग से इस संभावना पे विचार करें, क्या संभव है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सच के साथ खड़े हों, अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं? संभव है। दुनिया में ऐसे दो चार लोग होंगे, मैं अपने बारे में तो नहीं कह सकता, प्रशांत जी के बारे में कह सकता हूँ। कल को आप कीचड़ का कटोरा लेके प्रशांत जी के सर पे डाल दीजिए और परसों अगर आपके साथ अन्याय हुआ, प्रशांत भूषण आपके साथ खड़ा होगा। उसके बारे में तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। पहले भी जो बोला था सच बोला था, आज तक उसको वापस नहीं लिया है। आम आदमी पार्टी ने जब शराब की नीति बनाई, कांग्रेस से पहले और बीजेपी से पहले हमने सड़क पे विरोध किया था। आज भी कहता हूँ सही काम किया था, गलत नीति बनाई थी। और ये वाली नहीं जिस पे सीबीआई की जांच चल रही है। 2015 में जब शराब के ठेके एक्स्ट्रा खोलने शुरू किए थे, हमने सड़क पे तब उसका विरोध किया। उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब एलजी ने इनके विरुद्ध कार्रवाई की, हमने एलजी का विरोध किया। तो ये संभव है ना, मैं जानता हूँ बड़ी अटपटी सी बात लगती होगी आजकल की दुनिया में, संभव है ना कि सच के साथ खड़े हों। और दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता अनुराधा जी, ये तो आपको भी लगता होगा, क्योंकि आजकल लोग मानते हैं हर पत्रकार बिकाऊ होता है। तो आप कहती होंगी ना किसी को कि नहीं पत्रकार बिकाऊ हो, जरूर काफ़ी बिकाऊ हैं, हम दिखते हैं बहुत सारे बड़ी बड़ी चैनलों पे, लेकिन हर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता ना। तो आप क्यों मानती हैं हर नेता बिकाऊ होता है? क्यों आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अगर सच के पक्ष में बोले, परसों अगर अरविंद केजरीवाल की गलत बात का विरोध कर रहे थे, खुंदक है आज उनकी, और उसके बीच में आपको ये भी ध्यान होगा, पहली बार नहीं है, कपिल मिश्रा ने एक बार बड़ा उटपटांग आरोप लगाया था, 2 करोड़ का पैकेट मैंने हाथ में पकड़ा है। मैंने कहा बकवास बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो लोगों को लगा नहीं आप आम आदमी पार्टी में वापस आने वाले हैं, राज्यसभा टिकट लेने वाले हैं। तो ये सब चलता रहता है, कोई ऐसी ना तो संभावना है ना इच्छा है। और मैं ये पता नहीं, मैं सचमुच में कहूँ, अगर आप किसी पार्टी के बारे में, कोई पार्टी गलत काम करे, आप उसके बारे में नेगेटिव खबर लगा दें और आपको क्या अच्छा बीजेपी से पैसा लिया है, आपको कैसा महसूस होगा? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं मुझे ऐसा ही महसूस होता है। बाकी आपका अधिकार है सवाल पूछना। तो नहीं, ये सवाल इसलिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव हैं और आप अपने बायो में लिखते हैं कि अब भविष्य बनाना चाहते हैं आप। मैं सवाल सीधा पूछती हूँ कि चुनाव लड़ रहे हैं क्या? सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल कोई सवाल नहीं है, एक पैसे का सवाल नहीं है। भविष्य बनाने की पूरी कोशिश में हूँ और हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, भारत जोड़ो अभियान हमने बनाया और इस वक्त देश में ये जो लोकतंत्र पे हमला है उसे रोकने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए वो भविष्य बनाना है। कुर्सी वालों को मुबारक हो, अच्छी चीज़ है, कुर्सी पे बैठना बहुत अच्छा है। मैंने भी एक बार कोई चुनाव लड़ा है, कोई चुनाव लड़ना पाप नहीं है, लेकिन कतई मैं आपके बिल्कुल आराम से और टेप पे बोल रहा हूँ, आप बाद में भी मुझे दिखा देना, कोई संभावना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, समय नहीं है। इस वक्त समय है देश को बचाने के काम करने। लेकिन मैं इस सवाल पर फिर से ये पूछना ज़रूर चाहूँगी कि जब आप एक सांसद बनकर संसद जाएंगे, वहाँ पर जो आप बात करेंगे, देश की जनता को एड्रेस करेंगे, उसका जो इम्पैक्ट है आप भी जानते हैं, इतने समय से आप राजनीति में हैं, आपको नहीं लगता कि उसकी अपनी एक अहमियत है? चुनाव लड़ने में क्या परेशानी? कोई बिल्कुल परेशानी नहीं है, मैंने खुद चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ना कोई पाप का काम नहीं, संसद में जाना अच्छा काम है। मैं एक दूसरा काम कर रहा हूँ जो बहुत अहमियत वाला काम है, जिसमें मैं दिन रात लगा रहता हूँ। मेरे पास अभी वक्त नहीं, या तो मैं वो काम करूँगा या ये करूँगा। मैं इस वक्त तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, तमाम जगह के जन संगठनों को जोड़ रहा हूँ ताकि इस देश में जितनी ऊर्जा है, लोकतंत्र बचाने की कुछ ऊर्जा पार्टियों के पास है, लेकिन पार्टियों के बाहर बहुत बड़ी ऊर्जा है इस वक्त लोकतंत्र बचाने की। मैं उस ऊर्जा को जोड़ने के काम में लगा हूँ। वो काम करना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उस काम के साथ ये चुनाव लड़ना जाता नहीं है, बस यही बात है। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो बीजेपी कह रही है कि 400 पार की बात, कि 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। हर रोज लिस्ट आती है किसी न किसी पार्टी की, कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है,
आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में आज की तारीख में उतनी मजबूती है कि मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दे, या जो बड़ा टारगेट सेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है कि 400 पार, उसको रोक पाए? देखिए, एक भी नेता का काम होता है, अधिकार होता है, कर्तव्य भी होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करे। 400 बोला, चाहे तो 500 भी बोल सकते थे। क्यों भाई, मन के लड्डू फीके क्यों हो? 500 भी बोल सकते थे। 543 से ज़्यादा बोलते तो दिक्कत होती। वो अगर वो 500 भी बोलते तो मैं एतराज़ नहीं करता। दिक्कत ये होती है कि सारा मीडिया उसके पीछे चल देता है। मैंने हमारा तो दिमाग है ना, वो उत्साह के लिए कह रहे हैं। बाद में आप इलेक्शन के 2 महीने बाद इंटरव्यू करेंगे, वो कहते हैं जुमला है, बोलना पड़ता है कार्यकर्ताओं को उत्साह में देने के लिए। उनका तो काम चल जाएगा, आप लोगों का क्या होगा उसके बाद, ये जो इसको गंभीरता से लेके चल देते हैं। तो मेरे को दिक्कत सिर्फ मीडिया के रिपीटिशन से है। मोदी जी बोलते हैं तो उनका काम है, करना चाहिए। राहुल गांधी को भी कहना चाहिए कि मैं पार्टी मेरी 350 सीट लाएगी, जितनी सीटें वो लड़ रहे हैं उन्हें भी कहना चाहिए, वो सबका काम है। दिक्कत ये होती है कि जब इसको देश का ब्रह्मवाक्य बना दिया जाता है, रोज रोज इसको प्रसारित किया जाता है, फिर बहस होती है। अब कांग्रेस वाला बोलेगा नहीं नहीं 400 नहीं आएंगी, इसमें भी प्रचार हो रहा है बीजेपी का। ये सब बीजेपी का प्रचार का तरीका है, और इस प्रचार के तरीके में न फंसे तो ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इतना क्यों करें, ये 400 का नहीं है, 420 का खेल है और कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन कहाँ है लोकसभा चुनावों में, आप कहाँ देख रहे हैं? 4 जून को मैं खास कर अगर पूछूं कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, आप क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी साथ चल रहे राहुल गांधी के, विपक्ष के नेताओं के साथ भी आपकी लगातार मुलाकात चर्चा होती ही रहती होगी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? विपक्ष मैदान में है, मैदान में रहना चाहिए। और रही बात भविष्यवाणी की, वो तो आमतौर पे मैं लोगों को डायलॉग सुना देता हूँ जो आपने मुझे बता ही दिया है ना। पहले बताता था, भविष्य बताता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। जब कोई टीम चुनाव मैदान में जा रही हो तो आप उस टीम से, उस टीम के समर्थकों से, सहयोगियों से ये नहीं कहते कि भविष्यवाणी कीजिए कि कितने रन से कौन जीतेगा, कितने विकेट से जीतेगा। आप पूछते हैं अच्छा आप क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये पूछना चाहिए कि मैदान में उतर रहे हैं, क्या करेंगे। और ये देखिए, कोई घुड़दौड़ नहीं है, ये कोई सिर्फ ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें, दुर्भाग्य क्या हो गया, हमने चुनाव को घुड़दौड़ की तरह देखना शुरू कर दिया। अच्छा कौन सा घोड़ा जीतेगा, कितने से जीतेगा। ये आपके मेरे बच्चों के भविष्य का फैसला हो रहा है। ये देश नफरत और झूठ से चलेगा क्या, इसका फैसला हो रहा है। इसलिए इसके बारे में घुड़दौड़ वाला एटीट्यूड मैं तो अपनाने को तैयार नहीं हूँ। सिर्फ इतना मैंने कहा है, अगर विपक्ष गंभीरता से अपना काम करे तो बीजेपी को मेजॉरिटी से नीचे रोकना संभव है। आपको लगता है जिस तरीके से आप, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि लगातार एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पार्टी तोड़ी जा रही है, उन परिस्थितियों में ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल बदलता जा रहा है उसके बाद ये चुनाव होगा किस तरह का मैं तो कह नहीं सकता। इतना तो तय है कि भारत के इतिहास में सबसे अनफेयर इलेक्शन होने वाला है। पहले मैं मानता था 1977 का चुनाव सबसे अनफेयर चुनाव था, लेकिन आखिरी 2 महीने में इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि चुनाव लड़ लो। उन्हें विश्वास था कि जीत जाएंगे, पता नहीं क्यों विश्वास था उन्हें। ये तो उससे ज़्यादा खराब चुनाव होने जा रहा है। सब कुछ आपने चुनाव आयोग बदल दिया, आपने चुनाव के नियम बदल दिए, आपने विपक्षियों का पैसा बंद कर दिया, दिन रात विपक्षियों के नेताओं को पकड़ रहे हैं, धरपकड़ जारी है, दबाव जारी है, डिफेक्शन जारी है। इसके बाद में क्या होगा अब उसका तो क्या बताएं। अब पुतिन के चुनाव में क्या होता है सारी दुनिया जानती है, क्या होता है पुतिन के चुनाव में, और हम पुतिन की दिशा में बढ़ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस मुद्दे को विपक्ष बहुत उठा रहा है, वो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। और इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जब से आया है सामने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही स्ट्रिक्ट टिप्पणी करने के बाद, आदेश देने के बाद एसबीआई को, उसके बाद वो डेटा सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। आपने भी जाहिर तौर पर उसको बारीकी से पढ़ा होगा, देखा होगा। देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई क्या है। सच्चाई सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी को दूसरों से ज़्यादा पैसा मिला। जब कांग्रेस सत्ता में हुई थी, कांग्रेस को भी दूसरों से ज़्यादा चंदा मिलता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस पर आप बहुत एतराज़ भी नहीं कर सकते। एक बड़ी पार्टी को, बीजेपी आज एक ज़्यादा बड़ी पार्टी है एक दूसरों से। असली एतराज़ की बात जो है वो 2 चीज़ों में। पहला तो केवल आप इसके प्रतिशत मत देखिए, इसमें जोड़िए इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया हुआ पैसा,
और इसमें जोड़िए पीएम केयर का पैसा। ये पीएम केयर जिसको लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड मान मान के बेचारों ने पैसा दिया था, 12,000 करोड़ रुपए पैसा है, किसका है? बीजेपी की जेब में पड़ा हुआ पैसा इस वक्त है। एक तो उस सबको जोड़िए, केवल इसका हिसाब मत कीजिए। दूसरा, चलिए इस सबको भी छोड़िए, मेरी दिक्कत सिर्फ ये है कि आज छापा पड़ता है और कल बीजेपी को डोनेशन मिल जाता है। जहाँ ये जो इसका तरीका है, ये जो लेन देन है, जिसे क्विड प्रो क्वो कहते हैं, वहाँ दिक्कत है। और इसमें कांग्रेस वाले, शायद जयराम रमेश ने बोला है, बिल्कुल अच्छे से बोला है, एक प्रीपेड स्कीम है कि भैया पहले दे देंगे डोनेशन और आप ये ना ठेका दिलवा देना। ठेका मिल गया, 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिले। दूसरी पोस्ट पेड स्कीम है कि आप पे विश्वास है, काम कर देंगे, बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेना। कईयों में जैसे मैंने बताया 5 करोड़ का पहले खरीदा, 45 करोड़ का बाद में खरीदा, प्रीपेड और पोस्ट पेड मिक्स है। फिर एक पोस्ट रेट स्कीम है कि आज छापा पड़ा, आपने 2 महीने बाद 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद दिए, छापा रफा दफा, मामला रफा दफा। यहाँ दिक्कत है। करप्शन ये है, राजनीतिक चंदा लेना करप्शन नहीं है। चंदे के बदले में ठेके देना, चंदे के बदले में नीतियाँ बदलना, चंदे के बदले में आईटी और सीबीआई और ईडी की रेड को रफा दफा करवाना, ये भ्रष्टाचार है। और आप इसकी तुलना दिल्ली के एक्साइज स्कैम से कीजिए। दिल्ली का एक्साइज स्कैम क्या था? कह रहे थे कि नीति ऐसी बनाने की योजना थी, नीति कभी फाइनली लागू नहीं हो पाई, नीति बनाने की योजना थी और उसके लिए कुछ एडवांस पैसा लिया गया था जिससे कि किसी का फायदा हो सकता था। और ये क्या है कि नीति बनी है, पैसा दिया गया है, नीति लागू हो गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चर्चा चुनावों पर शुरू की थी मैंने, और चुनावों पर एक बार फिर से मैं आऊंगी। तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 फेज में चुनाव है, उसको लेकर भी ये कहा गया कि इतना लंबा समय तक चुनाव कराने का पर्पस क्या है? आखिर 2 महीने से ज्यादा देश में चुनाव चलेंगे, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या पर्पस रहा होगा? काफ़ी समय से चुनावों को लंबे समय चलाने का प्रचलन चला है, जो बहुत अच्छा प्रचलन नहीं है। मैं समझता हूँ देश में कोशिश करके 15-20 दिन में सारे चुनाव निपटाए जा सकते हैं। एक ज़माने में तो एक दिन में पूरे देश में चुनाव हुआ था, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में हो सकता है। ये 50 दिन में करने से किसे फ़ायदा होगा ये मैं बता सकता हूँ। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसे फ़ायदा होगा। चुनाव जितना लंबा खींचेगा, पैसे वाला उसमें अच्छे से खेलेगा। जिसके पास कम पैसे हैं वो होगा। जो पार्टी एक व्यक्ति के प्रचार पर निर्भर है उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति, उसके शेड्यूल में करने में आसानी होगी। अब आप बता दीजिए कौन सी पार्टी इस देश में, पूरे देश में एक व्यक्ति के प्रचार और उसकी पर्सनैलिटी पे निर्भर है, और कौन सी पार्टी है जिसको अधिक से अधिक नेता को घुमाना है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी ने ये सोच के बनाया है, मगर कैसा अद्भुत संयोग है ना कि ये शेड्यूल जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। विपक्ष की तैयारियों को लेकर हम लोग भी देखते रहते हैं, और अब एक बहुत बड़ी रैली है 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। क्या आप इनवाइटेड हैं, आप आ रहे हैं? पता नहीं, पर मैं बिल्कुल, अगर मंच पे नहीं जाऊंगा तो ग्राउंड पे जरूर जाऊंगा। मैं तो इनवाइटेड हूँ, इस देश का हर इंसान इनवाइटेड है। जब लोकतंत्र बचाने का समय है उस वक्त इनविटेशन और न्योते का इंतजार नहीं किया जाता। वैसे आपको ये भी बता दूं, जब आम आदमी पार्टी में था और पार्टी ने जब सत्ता ग्रहण की थी, तब भी मैं रामलीला मैदान में था, तब भी लोगों के बीच में खड़ा था, वहाँ पर अच्छा रहता हूँ। अच्छा, एक चीज जो बहुत खटकती है जहन में वो है अन्ना हजारे के आजकल के बयान, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अन्ना जी बोल रहे हैं, बुलवा कोई और रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे का स्टेटमेंट आता है, उन्होंने कहा कि हमने शराब के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने शराब नीति बनाई, दुख होता है ये देखकर, लेकिन कानून काम कर रहा है, अरेस्ट हुए हैं, अब सरकार देखेगी। मैं अन्ना को इतना नज़दीकी से कभी भी नहीं जानता था। आम आदमी पार्टी बनने के बाद 2-4 बार उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनके बारे में बोलते हैं, बुलवाता है, ये सब मैं जब जानता नहीं, मैं क्यों बोलूँ किसी के बारे में। लेकिन मुझे उन्हें शराब नीति पर ऐतराज़ है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत लोगों को है, मेरे तमाम गांधीवादी दोस्त हैं, उनको भी ऐतराज़ है कि कोई भी पार्टी शराब को प्रमोट करने वाली नीति क्यों बनाए, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक आपको चोरी पर ऐतराज़ है
और डकैती पर एतराज़ नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आता। कैसे लोग इस तरह से आंख बंद करके एक आंख से देख सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं देख सकते। ये जो खुल्लम खुल्ला डकैती इस वक्त देश में हो रही है, इसका बहाना बना के पार्टी तोड़ो, सरकार तोड़ो, लोकतंत्र तोड़ो का काम चल रहा है। उसके बारे में भी अगर अन्ना बोलते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। कैसे ये तमाम परेशानियां जो आप बता रहे हैं, कैसे इनसे निकला जाएगा, समाधान कैसे निकलेगा इनका? क्योंकि हम सबको प्रॉब्लम्स पता है। अंततः जब छोटी समस्या होती है उसका समाधान अफसर कर देते हैं, अफसरों की समस्या होती है मंत्री समाधान करते हैं, मंत्री गड़बड़ करें संसद में समस्या सुलझती है, संसद में दिक्कत हो तो जुडिशरी सुलझाती है। जब सब में दिक्कत हो तब लोकतंत्र में इसका एक ही समाधान है, पब्लिक। ये जो पब्लिक है अंततः सब जानती है। ये जो हो रहा है खेल इस वक्त दिल्ली में, जो झारखंड में हो चुका है, सब राज्यों में हो रहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और एक दिन जब पब्लिक सड़क पे उतरेगी वही इसका समाधान है। वो कब उतरेगी ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा, भविष्य बताना नहीं, बनाना मेरा काम। आखिरी कुछ सवाल है। पार्टियों से नेता जो है वो निकल रहे हैं, विपक्ष की पार्टियों की मैं बात करूंगी यहाँ पर खासकर, क्योंकि दल बदल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे हर रोज खबर आती है कि आज फलानी पार्टी से फलाने नेता ने इस्तीफा दे दिया सदस्यता से, और फिर वो बीजेपी का पटका पहनते हुए दिखाई देता है। हालांकि कुछ नेता जो है कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नेता कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बड़े चेहरों की बात करूँ, रिसेंटली नवीन जिंदल ने ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के बड़े नेता है, सांसद हैं, और मतलब फॉर्मर सांसद रहे, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब खबर है कि आम आदमी पार्टी के भी सांसद, जो लोकसभा के सांसद हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आप यूनाइट हो रहे हैं, विपक्ष यूनाइट हो रहा है, इंडिया अलायंस बनाया है, मिलकर चुनाव लड़ने की बात है, संविधान बचाने की बात है, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं को इंटैक्ट रख पाने में आपको नहीं लग रहा कि ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है? एक इस देश में पुरानी रवायत थी, गलत रवायत थी। चुनाव से पहले लोग पार्टियां बदला करते थे, जिसको जहां टिकट मिली वो गया, दूसरी पार्टी में गया। इस जैसे जैसे जॉब चेंज कर रहे हो, बिल्कुल उस तरह के काम किया करते थे, जो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो सब तरफ हुआ करता था। आज जो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। आज आपको बताया जा रहा है कि देख लो, या तो इधर आ जाओ, नहीं तो जीते या हारे ईडी आएगी, तुम्हारे बिजनेस पे होगा, तुम्हारी फलां चीज़ पे छापा पड़ेगा, सोच लो भैया क्या करना है। राहुल गांधी ने बम्बई के रैली में मंच से बयान दिया महाराष्ट्र के एक बड़े कांग्रेस नेता के बारे में। हर कोई जानता है वो किस नेता की बात कर रहे थे, कि उन्होंने रो के सोनिया गांधी को फ़ोन किया, रोते रोते बोला कि मेरे में अब हिम्मत नहीं बची है, मैं इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इनकी पार्टी में जाऊँगा। ये जो हो रहा है ये पिछले बुरे से भी बहुत ज़्यादा बुरा है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये वो है जो कि जिन देशों में लोकतंत्र समाप्त हो जाता है वहाँ होती है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को खाली घुड़दौड़ की तरह न देखें। ये कोई क्लब नहीं है जहाँ एक प्लेयर एक क्लब छोड़ के, मुंबई इंडियन छोड़ के गुजरात टाइटंस में चला गया है। ये सब नहीं हो रहा। ये लोगों को डरा धमका के उन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम करवाए जा रहे हैं। और इसलिए ये बात ज़रूर है कि जिस पार्टी को छोड़ रहे हैं उसमें तो कोई कमी होगी, अगर आप नहीं अपने आदमी को रिटेन कर सकते तो। लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है, आज बीजेपी कर रही है, कभी तो इनका भी राज खत्म होगा ना, दूसरे भी आके फिर इनके साथ यही करेंगे। आज भी आप और मैं सफ़र कर रहे हैं, उस दिन भी आप और मैं सफ़र करेंगे। ये जो बीजेपी शुरुआत कर रही है, ये इस देश में बहुत दीर्घ काल तक बहुत बड़ी बीमारी की शुरुआत और एक बहुत गलत प्रथा शुरू कर रहे हैं, जो बहुत देर तक तकलीफ देगी, किसी ना किसी दिन बीजेपी को भी तकलीफ देगी। बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, हमारे साथ आपने एक लंबी बातचीत की और अपने अनुभव भी साझा किए और तमाम सवालों का बहुत सही जवाब भी दिया। और ये जवाब जिस तरीके से आपने दिए हैं, इतने बेखौफ होकर आप बोलते हैं, हम हमेशा आपको सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलिए, योगेंद्र यादव जी से एक लंबी बातचीत हुई है। चुनावों से लेकर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों तक माहौल किस तरीके से देश में है चुनावों का, उस पर भी, और जांच एजेंसियों पर जो दुरुपयोग के आरोप लगते हैं उन पर भी उन्होंने सीधी तौर पर अपने
एक्सपीरियंस भी साझा किए और केंद्र में जो मोदी सरकार है उसको लेकर तीखे हमले भी किए। इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।